हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रेम। और ये चैनल आरटी हमारा नया चैनल है जिस पे हम लोग एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस को डाल रहे थे। हमारा जो टॉपिक था वो चाइल्ड डेवलपमेंट पर वो भी चल रहा था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्यूचर के आने वाले केबीएस डी ट्रिपल एस बी और सुपर टेट सी टेट जैसे एग्जाम्स में ये बहुत ही हेल्पफुल है। ये लेक्चर देखने से पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लोग पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जरूर देखें, जिसमें हमने बेसिक प्रिंसिपल डेवलपमेंट की बात की है। डेवलपमेंट को किन भागों में बांटा गया है इसका जिक्र हम लोगों ने किया है। आज हम लोग उन्हीं प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ाते हुए ये तीसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग समझ सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट प्रोसीड करता है बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कॉन्टिन्यूटी का प्रिंसिपल था। जैसा कि हम लोगों ने देखा था एक और प्रिंसिपल था इंटीग्रेशन का। ऐसे ही हम लोगों ने देखा था इंटर रिलेशन का प्रिंसिपल्स हम लोगों ने देखा था। ऐसे ही हम लोग देख पाते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन था, जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। इस डायरेक्शन में दो डायरेक्शन हुआ करती थी, सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। ऐसा प्रॉक्सिमोडिस्टल को हम लोगों ने बोला कि ये समीपस्थ दूरस्थ विकास है, और सेफेलोकॉर्डल को हम लोगों ने बोला सिरोध पनोदमुखी विकास है। यानी कि सेफेलोकॉर्डल में जो डेवलपमेंट की डायरेक्शन है वो हेड टू टो जाती है किसी बालक में। यानी सबसे पहले वो हेड पे कंट्रोल करना सीखता है, फिर वह अपने अंगूठों पर, उंगलियों पर, फाइन मसल्स पर कंट्रोल करना सीखता है। वहीं पे प्रॉक्सिमोडिस्टल सेंटर टू पेरिफेरी जाने का नाम है। यानी कि अगर सेंटर ओ है और सरकमफेरेंस सी है तो डेवलपमेंट सेंटर टू पेरिफेरी जाता है। इसका सीधा मतलब था, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से बीच का धड़ पहले विकसित होता है और फाइन मांसपेशियां, हमारी जो मसल्स हैं, वो बाद में विकसित होती हैं। तो इसी कंटिन्यूएशन में ये हम लोगों का 9th प्रिंसिपल हम लोगों को देखना है कि ये किस तरह से डेवलपमेंट को प्रोसीड कराता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डेवलपमेंट प्रिंसिपल यहाँ पे जो वर्क कर रहा है वो है मैचुरेशन, और यहाँ पे वर्क कर रहा है लर्निंग। तो मैचुरेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं परिपक्वता, और लर्निंग को हम लोग हिंदी में कहते हैं अधिगम। तो यहाँ सीडीपी में जितना भी हम लोग मैचुरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां पे मैचुरेशन का सीधा मतलब है बायोलॉजिकल मैचुरेशन। बायोलॉजिकल मैचुरेशन से इसका मतलब है जैविक परिपक्वता से, जैविक परिपक्वता से। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल मैचुरेशन का मतलब है कि ज्यादातर ये कहाँ कनेक्टेड है, हेरिडिटी से जुड़ा हुआ है, यानी कि जीन से जुड़ा हुआ है। हेरिडिटी को हम लोग कहते हैं अनुवांशिकता। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैचुरेशन है किसी व्यक्ति की, किसी बालक की, वो बायोलॉजिकल मैचुरेशन पर डिपेंड करती है, जैविक परिपक्वता पर डिपेंड करती है। और जैविक परिपक्वता कहाँ से ड्राइव होती है, तो वो अनुवांशिकता से ड्राइव होती है। और हम सब जानते हैं कि हेरिडिटी हमें माता पिता से प्राप्त होती है। यानी कि जन्म के समय हर बच्चे में हेरिडिटी के जीन ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, बस उम्र के साथ, समय के साथ वो धीरे धीरे कैसे होते हैं, अनफोल्ड होना चालू हो जाते हैं, खुलना चालू हो जाते हैं। तो ये अनफोल्ड होते हैं विथ टाइम, समय के साथ में, और हमें विकास जो प्रकट हो रहा है, जो ऑब्जर्व हो रहा है, वो दिखने लग जाता है इन टर्म ऑफ द लर्निंग, अधिगम के रूप में। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि मैचुरेशन लीड्स लर्निंग। तो यहां से ये कंसेप्ट निकल के आता है कि मैचुरेशन लीड्स लर्निंग। यानी कि यदि कोई बालक परिपक्व नहीं है, उस सीखने की अवस्था तक परिपक्वता पर नहीं आया है,
तो वो अधिगम या लर्निंग नहीं कर सकता। इसका सीधा मतलब है कि एक छोटे से बच्चे को हम आज जो हम लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो पेडागोजी हम लोग पढ़ रहे हैं, वो नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उस बच्चे की मैच्योरेशन हम लोगों की मैच्योरेशन के स्तर की नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि जो हेरिडिटी यहाँ पे वर्क कर रही है, अगर ये फिक्स है और ये हमें माता पिता से मिल रही है, तो ये कहीं ना कहीं बच्चे की जो क्षमताएं हैं अधिगम की, उसकी अधिकतम सीमा का निर्धारण कर देती है। तो हेरिडिटी लिमिटेड हेरिडिटी मैक्सिमम लिमिट डिसाइड करती है, वो भी किसके लिए? अधिगम के लिए। यानी कि ये जितने समय के साथ में जीन अनफोल्ड होंगे उतना ज्यादा अधिगम होगा, और अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जीन उम्र के साथ अनफोल्ड हो पाए, क्योंकि हम लोग बायोलॉजी में ऑलरेडी जानते हैं कि कुछ रिसेसिव जीन होते हैं और कुछ डोमिनेंट जीन होते हैं। इसीलिए हम लोग कुछ ट्रेड को देख पाते हैं और कुछ ट्रेड ऑब्जर्व नहीं हो पाती, वो रिसेसिव ही रह जाती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग किस तरह से वर्क करता है। अब हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और नेक्स्ट डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि डेवलपमेंट और कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो देखते हैं यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट डेवलपमेंट है, प्रिंसिपल है, वो है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे समझना ये है कि एक बालक का जो डेवलपमेंट है वो एक्चुअली डेवलपमेंट होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट। ये इंडिकेट करता है क्रॉस प्रोडक्ट को, यानी कि कॉम्प्लेक्स नेचर को, और हम लोग कह सकते हैं इंटरेक्शन को। इंटरेक्शन मतलब अंतःकरण प्रतिक्रिया, इसको। तो इंटरेक्शन किसके बीच का? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बीच के इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि हमें माता पिता से क्या मिलता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि माता पिता से हमें मिलते हैं जीन, यानी हेरिडिटी में आ जाते हैं जीन, और जीन होते हैं फिक्स, और ये जीन क्या करते हैं? टाइम के साथ अनफोल्ड होते हैं और हमें ट्रेड दिखाई देते हैं, लर्निंग दिखाई देती है ऐसा। लेकिन अब आप समझिए, अगर पेरेंट से किसी को अच्छे जीन मिले तो वो अच्छा अधिगम कर पाएगा, अगर पेरेंट से किसी को अच्छे जीन नहीं मिले तो वो अच्छा अधिगम नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि हेरिडिटी ने एक मैक्सिमम अपर लिमिट डिसाइड कर दी है। तो मैक्सिमम अपर लिमिट डिसाइड हो जाती है किससे? हेरिडिटी से। लेकिन इस मैक्सिमम अपर लिमिट को अचीव करने में एक और चीज है जो महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, जिसे हम लोग कहते हैं एनवायरनमेंट। यहाँ एनवायरनमेंट से मतलब पर्यावरण से नहीं है, यहाँ एनवायरनमेंट से मतलब है परिवेश। यानी कि ये कुछ इसी तरह से एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल चाय बनाना है, हमारे पास कॉफी है, फॉर एग्जाम्पल चाय की पत्ती है, चीनी है, पानी है, सब कुछ है, लेकिन वो माइंडसेट नहीं है, वो एनवायरनमेंट नहीं है, परिवार में लोगों की डिमांड नहीं है कि आज चाय बनाई जाए और चाय पी जाए। तो फिर उस सिचुएशन में ये चाय मतलब कि सारा का सारा सामान रखा रह जाएगा, ये चाय दोबारा नहीं बन पाएगी। तो इसका मतलब है कि जो हम लोग फिक्स अमाउंट है हेरिडिटी का, उसको हम लोग चाय से टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो परिवेश है, माहौल है, लोगों की इच्छाएं हैं, वो एक्चुअली डिसाइड कर रहा है कि ये जीन अनफोल्ड होने चाहिए
कि नहीं होने चाहिए, चाहे बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। तो ये प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट क्रॉस प्रोडक्ट की बात करता है। इसका मतलब है कि यह प्रिंसिपल कहता है कि एक बालक में होने वाला डेवलपमेंट क्या होता है, हेरिडिटी और उसके परिवेश, अनुवांशिकता और उसके परिवेश की अंतःक्रिया के रूप में, उसके रिजल्ट के रूप में दिखाई देता है। हम लोग अगर कहें कि सिर्फ हेरिडिटी डेवलपमेंट में कोई रोल प्ले करती है तो ये गलत होगा, और हम लोग कहें कि सिर्फ उसका परिवेश ही उसकी डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है तो ये भी गलत होगा, क्योंकि सेम टाइप का माहौल जब हम सभी बच्चों को देते हैं उसके बाद भी उनमें लर्निंग को लेके इंडिविजुअल डिफरेंसेस, रेट डिफरेंसेस देखे जाते हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उनके हेरिडिटी और जीन जो माता पिता से मिले हैं वो अलग अलग हैं। तो इस ये प्रिंसिपल हमें यही बताने की कोशिश करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक नया सीखने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी द अनदर न्यू प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो अगला प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या है, तो 11 नंबर डेवलपमेंट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। तो हम लोग समझ सकते हैं यूनिफॉर्म का मतलब है कि समान, पैटर्न का मतलब है प्रतिरूप। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस पूरे संसार में जो बालक विकसित होते हैं, ग्रोथ बॉर्न होने के बाद में हम लोग देखते हैं कि उनके 2 हाथ आते हैं, 2 पैर आते हैं, 2 आंखें, 1 नाक और 2 कान, 1 मुंह, इस तरह से हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं। यानी कि ओवरऑल जो पैटर्न है ग्रोथ का, तो वो भी ऑलमोस्ट सेम ही नजर आता है पूरे विश्व में, और इसी तरह से डेवलपमेंट का भी एक यूनिफॉर्म पैटर्न देखा जाता है। हालांकि ये बात अलग है कि इस पैटर्न में भी कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं, वो बिकॉज ऑफ परिवेश की वजह से आते हैं, एनवायरनमेंट की वजह से आते हैं। यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसी पर्टिकुलर लर्निंग के बारे में सोच सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए लर्निंग ले लेते हैं कि लैंग्वेज, कि बालक मान लीजिए कोई भाषा सीखना चाहता है तो सबसे पहले वो अक्षर सीखता है, फिर उसके बाद में वो उससे शब्द बनाना सीखता है, फिर उसके बाद में वह पूरा पूरा वाक्य बना पाता है, फिर उसके बाद में वह कई वाक्यों का समूह बना पाता है, और कुछ समय के बाद फिर उसमें बहुत ज्यादा फ्लुएंसी आ जाती है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से ये आप पूरे विश्व में अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यही ऑर्डर देखने को मिलेगा, चाहे फिर लैंग्वेज कोई भी हो, या फिर जर्मन हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जो भी हो, रिटन रूप में अगर हम लोग लर्निंग को देखना चाहें तो यही एक पैटर्न है जो इस बात को प्रूफ करता है कि डेवलपमेंट यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करता है। तो हम लोग अब नेक्स्ट डेवलपमेंट देखने जा रहे हैं, इसमें जो कि सबसे लास्ट डेवलपमेंट है। ओके, सो द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, जिससे सीटेट में क्वेश्चन ऑलवेज आता ही है, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। तो ये स्पाइरल का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि स्प्रिंग के रूप में, स्प्रिंग हम लोगों ने देखी है, साइकिल में लगी होती है, पेन में, चटकनी वालों में लगा होता है, तो उस तरह का कुछ इस तरह का शेप हम लोग देखते हैं। इसको हिंदी में हम लोग वर्तुलाकार भी कह देते हैं, वर्तुलाकार। और लीनियर को हम लोग समझ सकते हैं, तो जैसे अगर यहाँ पे डेवलपमेंट दिखाया जाए और यहाँ एज दिखाई जाए तो ये लीनियर पैटर्न कुछ इस तरह का दिखाई देगा, यानी उम्र के हिसाब से यूनिफॉर्म पैटर्न डेवलप होता हुआ लीनियर डेवलपमेंट दिखाई देगा। लेकिन ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कहता है कि
जो डेवलपमेंट है बच्चे का वो स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये डेवलपमेंट हुआ है, फिर थोड़ी देर के लिए यही डेवलपमेंट इस डायरेक्शन में रुक जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि डेवलपमेंट यहाँ ठहरता है, बट किसी और डायरेक्शन में उस टाइम पे डेवलपमेंट होने लगता है, और जिस जगह पे ये डेवलपमेंट अभी ठहरा है वहां पे स्ट्रेंथनिंग होने लगती है, मजबूती आने लगती है, कंसोलिडेशन होने लगता है। तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत बार बताया है, जैसे कि अशोक के पेड़ मैंने कुछ लगाए थे, उसमें कुछ समय तक जो है उसमें ग्रोथ बिल्कुल नहीं हुई, और उनका जो कहते हैं स्टेम होता है वो थोड़ा सा मोटा होने लगा, फिर अचानक से एकदम शूट हुआ और वो अपनी डबल हाइट के हो गए। तो हम लोग देख पाते हैं कि पहले तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा ग्रोथ ऊपर की तरफ किया, लेकिन उनका दूसरी डायरेक्शन में मतलब कि मोटाई की तरफ डायरेक्शन उनका डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा था। फिर उनका जब स्टेम डेवलप हो गया तब उनका सूट फर्दर आगे बढ़ा, और कंपेयर टू द मोटाई वो लंबाई बहुत ज्यादा बड़ी है। तो ये कुछ इसी प्रकार के स्पाइरल डेवलपमेंट को दिखाता है कि सबसे पहले एक डायरेक्शन में डेवलपमेंट बढ़ेगा, फिर वो कंसोलिडेट होगा, फिर फर्दर एक अनदर डायरेक्शन में डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो इस तरह से जो ओवरऑल शेप आता है वो वर्तुलाकार का शेप आता है। तो इसीलिए कभी भी क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो आप हमेशा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में स्पाइरल बोलेंगे, लीनियर डेवलपमेंट नहीं होता। तो इस तरह से हम लोगों ने आज कल वाला लेक्चर मिला के और आज वाला लेक्चर मिला के कंप्लीट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट किए हैं, और इसके बाद में हम लोग एक सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी है जो हम लोगों को हमेशा ही पेडागोगी में पढ़नी पड़ती है, उसको करेंगे, जो स्पेशली हम सब जानते हैं, थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। तो उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से तो पढ़ते हैं हम लोग। पियाजे, पियाजे कौन है? तो ये भाई स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी बोला जाता है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी बोला जाता है, यानी कि बाल मनोविज्ञान के पिता कहा जाता है। पियाजे एक्चुअली ये कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब है रचनावादी, यानी कि जो भी ये मानता है कि बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकता है, वो सारे ही मनोवैज्ञानिक कंस्ट्रक्टिविस्ट माने जाते हैं। इसका रचनावाद का सीधा मतलब है कि बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक और साइकोलॉजिस्ट हैं जैसे कि बायोवस्की, जेरोम ब्रूनर, तो ये भी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, पर इनमें और उनमें अंतर क्या है? तो पियाजे कंस्ट्रक्टिविस्ट तो हैं, लेकिन ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। रेडिकल का मतलब है कि हार्डकोर कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। हार्डकोर का मतलब है कि ये मानते हैं कि बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकता है बिना किसी सहायता के, बिना किसी सहायता के। तो इस रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट का ये मतलब है कि बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकता है बिना किसी सहायता के, ऐसा पियाजे मानते हैं। पियाजे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो चाइल्ड्स और चिल्ड्रंस आर लिटिल साइंटिस्ट, ऐसा उन्होंने क्यों बोला आपको बताते हैं कि एक बार ट्रेन में ट्रेवलिंग के दौरान एक बच्चा अपनी माँ से विंडो में झांकते हुए शाम के टाइम सूरज की ओर देखते हुए बार बार पूछता है कि मम्मा ये सूरज हमारे साथ ही चल रहा है, ये पीछे क्यों नहीं छूट जाता जैसे कि और पेड़ पौधे और लोग छूट रहे हैं। तो आप समझिए कि वो बच्चा
मात्र 2.5 साल का था और उसके ऐसे प्रश्न थे। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चा कितना क्यूरियस होता है। अगर किसी को रियली में साइंटिस्ट बनना हो तो उसे एक बच्चे की तरह सोचना चाहिए। तो यहीं से ये स्टेटमेंट निकल के आता है जो पियाजे ने कहा कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो इन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी पर इन्होंने बहुत अध्ययन किया है और इनका जो थ्योरी है वो कॉग्निशन पे है कि बच्चे का संज्ञान कैसे विकसित होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे विकसित होता है। तो इसमें फ्यूचर में हम आगे उन्हीं की थ्योरी को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे पियाजे की जो थ्योरी है वो चरणों में बटी हुई है। चरणों में मतलब ये कि स्टेजेस में बटी है और ये स्टेजेस किसके आधार पर बनाई गई हैं? तो उम्र के आधार पर बनाई गई हैं। उम्र के आधार पर बनाई गई हैं, यानी कि पियाजे ने जो समझने की कोशिश की है कि बालक में कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, तो उन्होंने इस डेवलपमेंट को एज के अकॉर्डिंग कई पार्टों में बांट कर देखने की कोशिश की है। इसमें हमें एक चीज और समझनी चाहिए कि इसी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जो 4 चरणों में उन्होंने उम्र के आधार पर समझने की कोशिश की, उसके लिए इन्होंने एक थ्योरी और दी जिसका नाम है 4 फैक्टर थ्योरी। 4 फैक्टर थ्योरी। तो सबसे पहले हमें इस थ्योरी को पढ़ना होगा, 4 फैक्टर थ्योरी। उसके बाद में फिर हम लोग इनकी इस थ्योरी में जाएंगे जिसका नाम है 4 स्टेज थ्योरी। 4 स्टेज थ्योरी ऑफ चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो हम लोग समझ सकते हैं कि पियाजे ने एक बालक का मस्तिष्क, उसका संज्ञान कैसे विकसित होता है, इसका अध्ययन करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने उसको अपनी सहूलियत के अनुसार उम्र के आधार पर कुछ स्टेज में बांटा है। इसीलिए उनकी थ्योरी का नाम है 4 स्टेज थ्योरी। बट इस थ्योरी की जो 4 स्टेज हैं, इनको समझने के लिए ही उन्होंने 4 तत्व सिद्धांत भी दिया है, 4 फैक्टर थ्योरी भी दी है, जिनके 4 फैक्टर को समझकर फिर हम उनकी स्टेज की थ्योरी को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और हमें समझनी होगी कि जितने भी मनोवैज्ञानिक जो उम्र के आधार पर अपनी थ्योरी का वर्गीकरण करने की कोशिश करते हैं, वो डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस मानते हैं। तो यहाँ पे पियाजे डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस मानते हैं। तो डिसकंटिन्यूअस का मतलब है असंतत मानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने चरणों में बांटकर उम्र के आधार पर बात की है। लेकिन जैसे कि वाइगोत्स्की के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उन्होंने कोई भी चरण नहीं दिए, उन्होंने टर्म दिए हैं जो उम्र के आधार पर नहीं बांटे गए। इसलिए उन्होंने डेवलपमेंट को कंटिन्यूअस माना है। जनरली अगर किसी साइकोलॉजिस्ट का नाम ना दिया हो और आपसे पूछा जाए कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, तो आप कंटिन्यूअस पे ही जाएंगे। लेकिन अगर स्पेशली पियाजे का नाम देकर आपसे पूछा जाता है कि डेवलपमेंट इनके अनुसार कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस, तो आपको डिसकंटिन्यूअस बोलना होगा। तो इस तरह से हम लोग इनकी थ्योरी को थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इतना ही रखते हैं और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली 4 फैक्टर थ्योरी और 4 स्टेज थ्योरी जो जीन पियाजे की है, इसको डिटेल से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको कुछ लर्न नए तरीके से मिल रहा होगा, कुछ इंफॉर्मेशंस, कुछ नॉलेज हेल्प कर रही होगी इस आरटीई चैनल के माध्यम से। तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और मेरा रिक्वेस्ट है कि हम जैसे इनिशिएटर को आप सब्सक्राइब करके, लाइक करके प्रमोट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।